हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन के एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 11 टू 15 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व problems, exercises problems 11 to 15 of chapter 7 circular motion of S.T. Verma's book Concept of Physics part 1. This video will helpful for IIT JEE and NEET entrances besides class 11 physics. First of all, we have to solve problem 11 in this video. Problem 11 is a ceiling fan has a diameter of 120 cm and rotation per minute 1500 at full speed. Consider a particle of mass 1 gram sticking at the outer end of a blade. How much force does it experience when the fan runs at full speed? Who exerts this force on the particle, and how much force does the particle exert on the blade along its surface? इस प्रॉब्लम में, दैट इज प्रॉब्लम 11 में चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम 11 डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का। तो इस प्रॉब्लम में एक सीलिंग फैन है जिनके ब्लेड्स के डायमीटर्स, जिनके दाहिने के व्यास 120 cm है एंड सीलिंग फैन फुल स्पीड के साथ 1500 रोटेशंस पर मिनट और रिवॉल्यूशंस पर मिनट कर सकता है। इस सीलिंग फैन के एक ब्लेड के आउटर एज पर एक पार्टिकल है किनारे में। ब्लेड के सीलिंग फैन के किसी दाहिने के किनारे पर एक पार्टिकल स्टिक किया हुआ है। पार्टिकल का मास 1 ग्राम है। तो जब सीलिंग फैन फुल स्पीड से रोटेशन करेगा तो वह पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एंड उस पार्टिकल पर कौन फोर्स लगाएगा, एंड उस पार्टिकल के द्वारा कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, अनुभव किया जाएगा या अप्लाई किया जाएगा। उस पार्टिकल के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा ब्लेड के लॉन्ग, सीलिंग फैन के ब्लेड के लॉन्ग, वह भी मालूम करना है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस किया जाए। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन बुक concept of physics part 1. Given data in this problem, mass of the particle, mass of the particle sticks at the outer edge of a blade of the ceiling fan. वह पार्टिकल जो कि सीलिंग फैन के ब्लेड किसी ब्लेड के आउटर एंड पर, मतलब आउटर एज पर स्टिक किया हुआ है, तो उसका मास कितना है 1 ग्राम। तो मास ऑफ द पार्टिकल स्मॉल एन इक्वल टू 1 ग्राम, दैट इज 1/1000 kg, दैट इज 10 to the power -3 kg। 1 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, 1/1000 kg, दैट इज 1/1000 इज 1/10 to the power 3। न्यूमरेटर में ले जाने पर 10 to the power -3 kg। एंड डायमीटर जो है दिया हुआ, डायमीटर
सीलिंग फैन के ब्लेड्स का वह कितना है 120, डायमीटर कितना है 120, डायमीटर इज 120 cm सेंटीमीटर में है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर का हाफ होगा। जिस रेडियस में सीलिंग फैन के ब्लेड्स जिस सर्कुलर सर्किल में रोटेट करेंगे उसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ d/2, दैट इज 120/2, दैट इज 60 cm। तो रेडियस r इक्वल्स टू d/2 डायमीटर अपॉन 2 1/2 120/2, दैट इज 60 cm, दैट इज 60/100 मीटर। 60/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 60/100 इक्वल टू 0.6 मीटर इक्वल्स टू 0.6 मीटर। रेडियस हो गया, मतलब डायमीटर है ब्लेड्स का, सीलिंग फैन के ब्लेड्स का डायमीटर 120 cm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। एंड उस सर्किल का रेडियस होगा जिसमें ब्लेड्स सीलिंग फैन के ब्लेड्स जिस सर्किल में रोटेट करेंगे उसका रेडियस हो जाएगा कितना 60 cm, दैट इज d/2, मतलब डायमीटर का हाफ, दैट इज 120/2 60 cm, दैट इज 0.6 मीटर। अब कितना रोटेशन, जब सीलिंग फैन फुल स्पीड के साथ रोटेट करता है तो कितना रिवॉल्यूशन कर सकता है सीलिंग फैन के ब्लेड्स, जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स हैं, डैने हैं, ब्लेड्स को हिंदी में डैना कहा जाता है। तो सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं, डैने हैं, वो कितने रोटेशन कर सकता है एक मिनट में 1500, 1500। तो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट दिया है एंड उसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और रोटेशन पर सेकेंड कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द सीलिंग फैन। तो फ्रीक्वेंसी एन इक्वल्स टू 1500 रोटेशंस और रिवॉल्यूशंस पर मिनट, दैट इज वी कैन राइट इट एज पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया जाए तो फ्रीक्वेंसी हो गया। रिवॉल्यूशंस मेड बाय ए पार्टिकल और मेड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी सिंबल इज एन, स्मॉल एन। 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, इसे 1500 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड कर दिया जाए तो इसमें 60 से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड से डिवाइड कर दिया गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 156 से कैंसिल होकर 25 6 या 150, दैट इज 25 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो सीलिंग फैन के किसी ब्लेड पर, किसी डायनेट के आउटर एंड पर एक पार्टिकल को स्टिक किया हुआ है, तो वह पार्टिकल इनर्शिया के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फैन रोटेट करेगा, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पार्टिकल सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, विच इज mv²/r। लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो दैट इज mr ω², mv v/r ओमेगा, mr ω²। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स का होगा ω = 2πn, यहाँ हो जाएगा ω = 2πn। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द सीलिंग फैन इज 2πn, that is 2π multiplied by 25, that is 55 radian per second, 55 radian per second, it is the unit of angular velocity। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ओमेगा इक्वल टू 2πn। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक इक्वल टू सूडो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इनर्शिया के कारण वह बाहर की ओर फोर्स महसूस करेगा, बाहर की ओर वह पार्टिकल बाहर की ओर मूव करने का प्रयास करेगा, तो उस पर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ यहाँ फैन का रोटेशन हो रहा है, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पार्टिकल होता है तो वह बाहर की ओर सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।
वह सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स कितना हो गया एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। वैसे तो mv स्क्वायर बाई आर, लेकिन v इक्वल टू आर ओमेगा, तो m r ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज स्मॉल m पार्टिकल का मास है, 1 ग्राम का पार्टिकल है, m r रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच प्लेट्स ऑफ द फैन आर मूविंग। r क्या है? उस सर्किल का रेडियस है जिसमें सीलिंग फैन के प्लेट्स सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। m r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू अभी हमने ऑब्टेन किया 50 पाई, ओमेगा की जगह 50 पाई रख दिया जाए, दैट इज m स्मॉल m इनटू r। m का वैल्यू भी पुट कर दिया जाए, m का वैल्यू कितना है 1 ग्राम, दैट इज 10 टू द पावर -3 kg। r का वैल्यू कितना है स्मॉल r, रेडियस हो गया 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 50 पाई का होल स्क्वायर, 50 पाई का होल स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला में है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर से आर एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक आर का पावर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से, तो बच जाएगा कितना एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह कितना होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने के कारण प्लेट के साथ रोटेट करेगा, तो वह जो है सूडो फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर एक्सपीरियंस करेगा बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वह फोर्स किसके द्वारा एक्ट करेगा सीलिंग फैन के ब्लेड्स के द्वारा। इस प्रॉब्लम में यह भी है कि कौन who exerts the force on the particle, so blades of the ceiling fan exerts the force on the particle, and particle will exert also force of equal magnitude but in opposite direction, that is in the horizontal direction, that is inward direction, according to Newton's second law of motion. But the value of this force is F equal to m r omega square, that is m का वैल्यू 10 टू पावर -3, r का वैल्यू रेडियस 0.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 पाई n, दैट इज 2 पाई टू 25 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड हो गए, जो कि 1500 रिवॉल्यूशंस पर मिनट था, उसको हमने पर सेकेंड कन्वर्ट कर दिया, तो 25 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, जो कि फ्रीक्वेंसी है सीलिंग फैन के ब्लेड का। तो अब 50 पाई स्क्वायर, दैट इज 50 स्क्वायर, दैट इज 2500, एंड पाई स्क्वायर इज 9.86, पाई का वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर करेंगे 9.86, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 50 स्क्वायर, दैट इज 2500 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर इज 9.86। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम फोर्स का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम वैल्यू इसका पुट कर सकते हैं 14.8 न्यूटन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज 14.8 न्यूटन। आंसर या पार्टिकल के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, जो कि सूडो फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। और कोई भी पार्टिकल जब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करता है, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मूव करता है या लाई करता है, तो वह सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। उसका वैल्यू इतना हो गया। अब इस प्रॉब्लम में है कि यह फोर्स किसके द्वारा अप्लाई होगा, मतलब जो पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है इक्वल टू 14.8 न्यूटन, वो विल एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो यह फोर्स किसके द्वारा एक्सर्ट होता है, यह फोर्स एक्सर्ट होता है सूडो फोर्स किसके द्वारा, पार्टिकल पर जो सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 14.8 न्यूटन का, वह सीलिंग फैन के ब्लेड्स के द्वारा एक्सपीरियंस होता है। तो राइट डाउन the blades of rotating ceiling fan will apply
this force on the particle. And the particle will also apply same amount of force in the opposite direction, that is in the horizontal direction, on the moving plate of the fan. सीलिंग फैन के जिस प्लेट के आउटर एज पर वह पार्टिकल लाई करता है, तो उस पार्टिकल पर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम किया, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 14.8 न्यूटन का, जो कि ब्लेड के द्वारा, जो कि रोटेटिंग सीलिंग फैन के रोटेटिंग ब्लेड के द्वारा उस पर अप्लाई किया गया। लेकिन वह पार्टिकल भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उस ब्लेड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल पर हो रहा है, तो वह उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनवर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस ब्लेड पर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा पार्टिकल के द्वारा, जो ब्लेड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका भी आंसर इतना ही होगा, 14.8 न्यूटन का, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। So the blade of the rotating ceiling fan will exert this force on the particle, and the particle will also exert same magnitude of force, that is force 14.8 Newton in the horizontal direction, that is in the inward direction, horizontal inward direction on the ceiling fan, according to Newton's third law of motion, on the ceiling fan, according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion। तो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम 11 में 3 पार्ट थे, 3 पार्ट्स का भी, ऑल 3 पार्ट्स का के सॉल्यूशंस एंड आंसर्स दिए गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 12, चैप्टर 7, सर्कुलर मोशन, बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, रिटन बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा। तो अब हम लोग प्रॉब्लम 12 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम 12 में जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसके लिए इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम 12 को जानना होगा। प्रॉब्लम 12 इज a mosquito is sitting on an LP record disc rotating on a turntable at 33 1/3 revolutions per minute. The distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter, so that the friction coefficient between the record, that is a record disc, and the mosquito is greater than pi square by 81. Take acceleration due to gravity small g is equal to 10 meter per second square. एक मच्छर है, मॉस्किटो है, जो कि एक एलपी रिकॉर्ड डिस्क है। रिकॉर्ड डिस्क के टर्न टेबल पर, रिकॉर्ड डिस्क जो होता है घूमने वाला होता है, तो उसके टर्न टेबल पर मिनट 33 1/3 रिवॉल्यूशंस
करता है 1 मिनट में। तो दैट इज 33, 1/3 का मीन्स मतलब क्या हुआ, 33 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 99 प्लस 1/3 दैट इज 100/9। 100/9 रोटेशंस पर मिनट है, तो उसे हम पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो 100/3 इंटू 60। अब एक पार्ट के अब मॉस्किटो का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह टर्न टेबल के एलपी रिकॉर्ड डिस्क के सेंटर, एलपी रिकॉर्ड डिस्क का में तो टर्न टेबल होता है, घूमने वाला होता है वो, तो उसके टर्न टेबल के सेंटर से मॉस्किटो का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो शो करना है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो, रिकॉर्ड डिस्क एंड द मॉस्किटो, मच्छर एंड रिकॉर्ड डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, वह फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू π²/81 से ग्रेटर होगा। एंड स्मॉल जी उड़ते तुरंत का वैल्यू, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना सपोज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम को मैंने पढ़ा, आप सभी बुक का भी हेल्प ले सकते हैं प्रॉब्लम को नोट करने के लिए। तो नाउ गिवन डाटा ऑफ प्रॉब्लम 1, 2, तो मॉस्किटो का मास कितना है, मॉस्किटो का जो मास है, मॉस्किटो का मास नहीं दिया है, मॉस्किटो का डिस्टेंस दिया है, जो कि रिकॉर्ड डिस्क है, एलपी रिकॉर्ड डिस्क का टर्न टेबल, उसके सेंटर से मॉस्किटो का डिस्टेंस दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। एंड जो रिवॉल्यूशन है रिकॉर्ड डिस्क का, वह पर मिनट दिया है, उसे पर सेकेंड कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क, स्मॉल एल, फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल एल, इक्वल टू 33 1/3 rotations per minute, that is it is 33 1/3 rotation per minute, that is 33 into 3, 99 plus 1, that is 100/9 100/9 multiplied by numerator में ही 60 rotations per second, RPS rotation per minute है, 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 से डिवाइड कर दिया गया इसमें। 33 1/3 दैट इज 100/9 रोटेशन पर मिनट था, तो पर सेकेंड के लिए 60 से डिवाइड कर दिया गया, 100/9 इंटू 60 रोटेशन पर मिनट। एंड इट इज कैंसिल होकर के 0 से 0 कैंसिल करा दिया जाए, एंड 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर 3, एंड 10 कैंसिल होकर के 5, दैट इज 5 अपॉन 100 यहाँ पर सॉरी 3 होगा, 33 1/3 रोटेशन पर मिनट, दैट इज 33 into 3, दैट इज 99 प्लस 1 को ऐड करेंगे, 100/3 होगा। मिस्टेक से हमने 9 लिख दिया था, सॉरी। सो इट इज 100/3 मल्टीप्लाइड बाई पर मिनट है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिनोमिनेटर में 60 से मतलब डिवाइड किया गया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड कैंसिलेशन के बाद ये कितना हुआ, 2 से कैंसिल होकर 2 से 10 कैंसिल होकर 5 हो गया, 6 3 हो गया, तो 5 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 9, 5/9 इट इज 5/9 rotations per second, and this is the frequency of the record disk LP record disk जो प्रॉब्लम में दिया है, तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन करेगा, 5/9 रोटेशंस पर सेकेंड करेगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क। और इसी रिकॉर्ड डिस्क के टर्न टेबल पर एक मच्छर मॉस्किटो बैठा हुआ है, जो कि टर्न टेबल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 cm। 10 cm is 10/100 meter, that is 1/10 meter, that is 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो शो करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मॉस्किटो एंड टर्न टेबल
के सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो घर्षण गुणांक होगा, जिसे हिंदी में घर्षण गुणांक कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 81 से अधिक है। तो यहाँ पर भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मॉस्किटो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रोटेट कर रहा है। रिकॉर्ड डिस्क का टर्न टेबल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो वह मॉस्किटो भी सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की ओर, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो फोर्स कहा जाता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा मॉस्किटो पर, तो उस पर बाहर की ओर फोर्स काम करेगा, तो उसे उस सिचुएशन में मॉस्किटो बाहर की ओर स्लाइड करने का, माने जो फोर्स बाहर की ओर एक्ट करेगा तो उसको रोकेगा बाहर की ओर स्लाइड करने से मॉस्किटो को। फ्रिक्शनल फोर्स जो रिकॉर्ड डिस्क का टर्न टेबल एंड मॉस्किटो के सरफेस के बीच में एक्ट करता है, वह फ्रिक्शनल फोर्स उसको मॉस्किटो को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, क्योंकि मॉस्किटो रिकॉर्ड डिस्क के टर्न टेबल पर ही रह जाता है, वह बाहर की ओर स्लिप नहीं करता है। इसका मतलब है कि उसे अंदर की ओर एक्ट करने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है मॉस्किटो एंड रिकॉर्ड डिस्क का टर्न टेबल के सरफेस के बीच, तो उसे बाहर की ओर स्लिप करने से रोकेगा। तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा मॉस्किटो पर, वह तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, लेकिन उसको फ्रिक्शनल फोर्स मतलब बैलेंस करेगा। एक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी को बैलेंस कर देगा उस सिचुएशन में, क्योंकि मॉस्किटो स्लिप नहीं कर रहा है उस टर्न टेबल पर, रिकॉर्ड डिस्क के टर्न टेबल पर। देयरफॉर F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर भी mr ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया हुआ है रोटेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला mv स्क्वायर की जगह r की जगह mr ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n का स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n का स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मालूम हो गया है। तो ओमेगा हम निकाल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई n, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 5/9 रोटेशन पर सेकेंड है, तो 2 पाई इंटू n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, फार्मूला मालूम है, वी नो द फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू n, 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क इज n इक्वल टू 5/9 रोटेशन पर सेकेंड पर मिनट दिया हुआ है, 1/3 रोटेशन पर मिनट है, जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया है रोटेशन पर सेकेंड में। तो यह दिया हुआ है इनका वैल्यू, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू n इक्वल टू 5/9, दैट इज 2 पाई इंटू 5, दैट इज 10 पाई/9 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट जो होता है बराबर है 10 इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 9 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू मालूम हो गया। एंड रेडियस मतलब डिस्टेंस जो दिया है, डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है किसका, मॉस्किटो का डिस्टेंस, मॉस्किटो का डिस्टेंस किससे दिया हुआ है, जो रिकॉर्ड डिस्क है, रिकॉर्ड डिस्क का टर्न टेबल के सेंटर से दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वाट डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो from the center of the turntable of the record disk is r equals to 10 cm, that is 10 upon 100 meter, that is 1/10 meter, that is 0.1 meter. तो जब टर्न टेबल रिकॉर्ड डिस्क का रोटेट करेगा, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के कारण जो मॉस्किटो उस पर बैठा हुआ है, वह मॉस्किटो सूडो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि मॉस्किटो एंड
जो टेबल है, टर्न टेबल है, उसके सरफेस के बीच में उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला फ्रिक्शन फोर्स मॉस्किटो को स्लिप करने से, बाहर की ओर स्लिप करने से रोकेगा, क्योंकि मॉस्किटो स्लिप नहीं हो पाता है, मतलब टर्न टेबल पर ही रहता है। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स है इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर, बट फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू Fc एंड Fc का वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर, सी इज इक्वेशन नंबर 1। एंड F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है acting between the mosquito and the surface of the record disc. So frictional force F equals to centrifugal force Fc mr omega square. अब इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक तो नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल and must be smaller and equal to limiting friction force, that is Fs max. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मॉस्किटो एंड द सरफेस ऑफ द टर्न टेबल और रिकॉर्ड डिस्क, इज स्मॉलर or equal to the maximum value of lifting friction, that is Fs max, that is F का वैल्यू कितना है? F इक्वल टू, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मॉस्किटो पर एक्ट करता है उसको क्या करता है? बैलेंस करता है, रोकता है मॉस्किटो को बाहर की ओर स्लिप करने से, टर्निंग टेबल से। सो F जो होगा mr ओमेगा स्क्वायर इज स्मॉलर एंड इक्वल टू, और फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स कितने के इक्वल होता है? म्यू इनटू n, दैट इज म्यू इनटू mg। नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस द वेट, so म्यू इनटू mg, Fs max, maximum value of static friction is lifting friction equal to म्यू इनटू mg, therefore mr omega square is smaller equal to mu mg, therefore we can write it as mr square omega square smaller है इससे, smaller equal to mu mg, m दोनों साइड में है तो m तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि r ओमेगा स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू mg mu g, therefore mu g we can write mu g m omega square, mr omega square is स्मॉलर एंड इक्वल टू म्यू mg, और m तो कैंसिल हो गया दोनों साइड में, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर इज स्मॉलर एंड इक्वल टू म्यू g। r ओमेगा स्क्वायर स्मॉलर एंड इक्वल टू म्यू g है, इसका मतलब म्यू g क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल टू m ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज म्यू g इज ग्रेटर एंड इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर म्यू is greater than equal to r omega square upon g, and we will obtain the required result, जो हमें प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉस्किटो एंड द surface of the record disc should be greater than पाई स्क्वायर बाई 81, तो हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, देयरफॉर वी कैन राइट म्यू इज ग्रेटर देन आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है लेकिन शो करना है कि बड़ा होगा, दोनों कंडीशन है, इसलिए म्यू इज ग्रेटर देन आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, आर का वैल्यू, और म्यू coefficient of friction between the mosquito and the record disc, that is surface of the turntable of the record disc, mu is greater than r, radius मतलब r means distance हो गया, जो कि r जो है यहाँ पर रेडियस की जगह क्या है? डिस्टेंस है इसका, और यही इक्वल टू रेडियस या डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस है
मॉस्किटो का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्निंग टेबल ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क, एंड उसी इन चूंकि जो रिकॉर्ड डिस्क है वह तो रोटेट करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड डिस्क का जो टर्निंग टेबल है वो रोटेट करेगा, तो उसके सर्किल का भी रेडियस उतना ही होगा जितना कि मॉस्किटो का डिस्टेंस है उसके सेंटर से। तो म्यू इज ग्रेटर देन, आर का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हमने एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर मालूम कर लिया है कितना 10 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा स्क्वायर 10 पाई अपॉन 9 का स्क्वायर अपॉन 10, जी का वैल्यू 10 सपोज करना है, इसमें जी का वैल्यू 10 कंसीडर करना है, प्रॉब्लम में दिया भी गया है टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 हमने पुट किया। अब यह रिजल्ट आ गया, देयरफॉर म्यू इज ग्रेटर देन 10 पाई स्क्वायर 10 पाई बाई 9 का स्क्वायर, दैट इज 100 पाई स्क्वायर बाई 81 अपॉन 10 एंड 0.1 है, सो वी कैन राइट 0.1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 पाई स्क्वायर 10 पाई स्क्वायर, दैट इज 100 पाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो 81, 100 का 0 डिनोमिनेटर में 10 का 0 से कैंसिल हो गया, दैट इज न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 is 1, that is 0.1 is 1 by 10 into 10, that is 1. Therefore coefficient of friction between the mosquito and the record disk is mu is greater than numerator में 1 multiplied by pi square, that is pi square upon 81 आंसर। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मॉस्किटो एंड रिकॉर्ड डिस्क के सरफेस के बीच में क्या होगा, वह पाई स्क्वायर बाई 18 से पाई स्क्वायर बाई 81 से पाई स्क्वायर बाई 81 से ग्रेटर होगा। यही साबित करना था, यह साबित करना था, तो यह प्रूव्ड हो गया, दिस इज प्रूव्ड। इसको प्रूव करना था तो प्रूव हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मॉस्किटो एंड रिकॉर्ड डिस्क should be greater than pi square by 81. Now problem 13. A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car which is taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical. If this angle does not change during the turn, take a small g equals to 10 meter per second square. एक सिंपल पेंडुलम है, सरल दोलक है, जो कि किसी मोटर कार जो कि एक टर्निंग कर्व रूट जिसका रेडियस 10 मीटर है उससे टर्न ले रही है मोटर कार, कितने स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह मोटर कार किसी सर्कुलर मतलब कर्व रोड पर जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर है उस पर वह मोटर कार टर्न ले रही है, एंड उस कार के सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है। तो जब मोटर कार कर्व रोड जिसका रेडियस 10 मीटर है वहां से 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टर्न ले रही है, तो उस सिचुएशन में सिंपल पेंडुलम अपने वर्टिकल पोजीशन से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, उसे मालूम करना है। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल। तो पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा इस प्रोसेस में, जब कोई मोटर कार 10 मीटर रेडियस के कर्व रोड से होकर टर्निंग ले रहा है, कितना स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। एक कर्व रोड है, टर्निंग है, सर्कुलर टर्निंग है, जहां से कोई मोटर व्हीकल टर्निंग ले रहा है, कितना स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल के मोटर दैट व्हीकल इज ए मोटर कार। वह व्हीकल क्या है, वह मोटर गाड़ी कार है
तो कार के सीलिंग से सिंपल पेंडुलम को लटकाया गया है। कर्व रोड को हमने डायग्राम भी बना दिया है और कर्व रोड पर टर्निंग ले रहा है मोटर कार और मोटर कार के सीलिंग, इस मोटर कार के सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम को लटकाया गया है। सिंपल पेंडुलम पहले जो शुरू की सिचुएशन में होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकली एकदम स्टीम के हेल्प से सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वह वर्टिकल पोजीशन में लटक रहा होगा शुरू में, जब कार टर्निंग लेने के पहले। एंड टर्निंग के बाद क्या होगा, कार अंदर की ओर टर्न लेगा तो जो सिंपल पेंडुलम है वह डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। यहाँ चला आया डिफ्लेक्ट होकर के सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग डिफ्लेक्ट हो गया वर्टिकल पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो पहले का पोजीशन था उससे कितना एंगल से, थीटा एंगल से। यही एंगल थीटा मालूम करना है। अब सिंपल पेंडुलम का केस में क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का जो ये स्ट्रिंग है उसमें टेंशन काम करेगा किधर, अपवर्ड, एंड वेट काम करेगा सिंपल पेंडुलम का इस सिचुएशन में डाउनवर्ड, W=mg। एंड अब यहाँ पर फिर से एक बार कार के अंदर सिंपल पेंडुलम कार मोशन में है, उसके अंदर सिंपल पेंडुलम है लटक रहा है उसके सीलिंग से। तो यहाँ पर भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केस है। तो वह सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc बाहर की ओर कितना होगा, यहाँ तो स्पीड दिया हुआ है कार का, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम mv²/r ई के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, mv²/r। एंड जब एंगुलर वेलोसिटी या नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट और पर सेकंड दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर यूज करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी कार का दिया हुआ है और कार के सीलिंग से सिंपल पेंडुलम लटक रहा है, तो जब कार सड़क मतलब कर्व रोड पर टर्निंग पर सर्कुलर रोड मतलब जो पर जब कार टर्न लेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अंदर की ओर कार जब टर्न लेगा इनवर्ड, तो उस पर जो सिंपल पेंडुलम है उस पर उसके बॉब पर बाहर की ओर फोर्स काम करेगा। तो वह सिंपल पेंडुलम का बॉब स्ट्रिंग समेत स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल डायरेक्शन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले लटक रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में, वहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल से क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो जो फोर्सेस है वेट डाउनवर्ड काम करेगा, वेट बॉब का डाउनवर्ड काम करेगा और यह बैलेंस होगा किसके द्वारा, टेंशन का एक कंपोनेंट से। एंड टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह भी कितना हो जाएगा, d cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब बॉब सिंपल पेंडुलम वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है राइट डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा और जो वर्टिकल डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन, वह वेट के अगेंस्ट वाला जो डायरेक्शन है, वेट के अगेंस्ट जो वर्टिकल नॉर्मल डायरेक्शन है वह भी स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल बन जाएगा, उसका भी ज्योमेट्री से यह एंगल हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल है। मतलब सिंपल पेंडुलम जो इनिशियली इक्विलिब्रियम की स्थिति में लटक रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जो नॉर्मल ये जो आपका जो टेंशन का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन वेट के अगेंस्ट में जो ये वर्टिकल लाइन है वर्टिकल डायरेक्शन है, तो उससे कितना एंगल हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये जो वर्टिकल दोनों डायरेक्शन है यहाँ पर एक तो सीलिंग पर एक मतलब कार के सीलिंग जहाँ लटक रहा है सस्पेंडेड है सिंपल पेंडुलम का बॉब, लेकिन जब कार टर्न ले रही है तो उस सिचुएशन में उस पर मतलब यहाँ पर एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कार, तो उस सिंपल पेंडुलम के बॉब पर बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका वैल्यू mv²/r होगा। यहाँ पर क्योंकि कार का वेलोसिटी दिया है कि mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेट करेगा एंड वेट काम करेगा बॉब का सिंपल पेंडुलम के बॉब का डाउनवर्ड, तो वेट को बैलेंस करेगा, ये वेट को बैलेंस करेगा। जो टेंशन है टेंशन किधर काम करेगा, वो सपोर्ट की तरफ सीलिंग की तरफ काम करेगा। स्ट्रिंग में ये ऑब्लिकली हो जाएगा, टेंशन जो है ऑब्लिकली हो जाएगा, तिरछा काम करेगा। एंड यह एंगल भी कितना हो जाएगा ज्योमेट्री से, थीटा हो जाएगा। जो वर्टिकल लाइन है वेट के अगेंस्ट का जो लाइन है वो अभी कितना एंगल फॉर्म करेगा ज्योमेट्री से, ये एंगल जो है थीटा, ये वर्टिकल से चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन से सिंपल पेंडुलम थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया राइट साइड में, तो यह जो एंगल है वर्टिकल डायरेक्शन से वेट के अगेंस्ट में वो अभी कितना एंगल बनाएगा, मतलब स्ट्रिंग जो है उस डायरेक्शन से भी थीटा एंगल बनाएगा। यह अल्टरनेट एंगल होगा ज्योमेट्री से। तो इस सिचुएशन में टेंशन का कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में t cos थीटा हो जाएगा, जो कि वेट को बैलेंस करेगा। एंड अदर कंपोनेंट जो टेंशन का काम करेगा उधर किधर काम करेगा, वो लेफ्ट साइड में काम करेगा, t sin थीटा एंड t sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r को बैलेंस कर देगा एंड t cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा। क्योंकि स्ट्रिंग पेंडुलम जो है, क्योंकि जो एंगल है वह चेंज नहीं होता है,
इफ दिस एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न, जब कार टर्न ले रही है तो रोड पर कोई एंगल चेंज नहीं होता है, वह एंगल थीटा ही रहेगा जो वर्टिकल से, जो कि वर्टिकल ओरिजिनल जो वर्टिकल डायरेक्शन इसके लॉन्ग सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड था। तो जब कार टर्निंग लिया है तो टर्निंग के समय क्या होगा, टर्निंग के समय जब टर्न लेने के समय जो सिंपल पेंडुलम है अपने ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के बॉब पर बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस होने के कारण सपोर्ट फोर्स, उसके कारण। लेकिन यह एंगल चेंज नहीं करता है, जितना एंगल से टर्न हो गया वही एंगल बाद में भी रहता है। इसका मतलब है कि टी कॉस थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट वाला फोर्स है टेंशन का, वह वेट को बैलेंस कर लेगा, एंड टी साइन थीटा वह बैलेंस कर लेगा किसको, एमबीएस स्क्वायर बाई आर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए वह एंगल टर्निंग के समय वह चेंज नहीं होता है, जितना से टर्न हो गया उतना ही रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति है। सो इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव टी कॉस थीटा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड टी साइन थीटा इनवर्ट काम कर रहा है टेंशन का अदर कंपोनेंट ओरिएंटल डायरेक्शन में, वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसके कारण सिंपल पेंडुलम अपने वर्टिकल पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया राइट डायरेक्शन में, जो सूडो फोर्स उस पर एक्ट किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस होने के कारण। तो चूंकि कार वहाँ टर्न ले रही है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस, एमबीएस स्क्वायर बाई आर। एमबीएस स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर लेगा, टी साइन थीटा बैलेंस कर लेगा, क्योंकि एंगल में टर्निंग पर एंगल में चेंज नहीं होगा, इसलिए वह तभी होगा जब टी कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा एनटी को, एंड टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एमबीएस स्क्वायर बाई आर, तो टी साइन थीटा एमबीएस स्क्वायर बाई आर। तो ये का सिचुएशन हो गया। इन दोनों के हेल्प से हम एंगल मालूम कर सकते हैं, वर्टिकल से सिंपल पेंडुलम का कितना डिफ्लेक्शन हो गया राइट डायरेक्शन में वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम को अलग से भी थोड़ा बड़ा करके देखा जा सकता है। ये सीलिंग है, तो स्ट्रिंग यहाँ से वर्टिकल पोजीशन से शुरू में वर्टिकल पोजीशन में लटक रहा है, और जब कार टर्निंग लिया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा सिंपल पेंडुलम के बॉब पर, ये बॉब है सिंपल पेंडुलम का, तो टेंशन काम करेगा किधर, सीलिंग के सपोर्ट की तरफ। सीलिंग सपोर्ट करें वो है जहाँ से सस्पेंडेड है सीलिंग के वो पॉइंट से, तो टेंशन स्ट्रिंग में अब बॉब यहाँ आ गया, पहले था यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में था, अब डिफ्लेक्ट हो गया राइट साइड में थीटा एंगल से, या थीटा एंगल का वैल्यू मालूम करना है। तो टेंशन के जो कंपोनेंट्स होंगे वह वेट तो काम करेगा डाउनवर्ड सिंपल पेंडुलम का WHW एंड टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा एमजी के अगेंस्ट में वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन हमने वेट के अगेंस्ट में ड्रॉ किया है, वह जो ओरिजिनल जो पोजीशन था सिंपल पेंडुलम का जब वो सस्पेंडेड था कार में टर्निंग के पहले, तो उस लाइन के पैरेलल है, इसलिए अब उसको जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अब ऑब्लिक हो गया, तिरछा हो गया, तो ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है दोनों पैरेलल हो गया, एंड ऑब्लिक लाइन हो गया ये स्ट्रिंग। तो दो पैरेलल लाइन को जब ऑब्लिक लाइन क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल ज्योमेट्री से ये एंगल थीटा है, वर्टिकल से जो सिंपल पेंडुलम डिफेक्ट हो गया, सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग वर्टिकल से जिसको मालूम करना है, जिसका वैल्यू मालूम करना है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, एंड जो कि बैलेंस कर लेगा वेट को, एंड टेंशन का दूसरा कंपोनेंट इधर काम करेगा ओरिजिनल डायरेक्शन में, माने सिंपल पेंडुलम का ओरिजिनल डायरेक्शन इधर वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग टी साइन थीटा, एंड बाहर की ओर फोर्स काम कर रहा है सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC = MBS स्क्वायर बाई आर। एंड टर्निंग के समय जितना एंगल से टर्न हो गया है उसके बाद एंगल में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है टेंशन का टी कॉस थीटा, वह वेट को बैलेंस कर लेगा सिंपल पेंडुलम का बॉब के वेट को, एंड टी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेफ्ट साइड में कर रहा है टेंशन का अदर कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही सिंपल पेंडुलम अपने वर्टिकल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया किधर राइट साइड, तो टी साइन थीटा बैलेंस कर लेगा एमबीएस स्क्वायर बाई आर को। तो अलग से इसी डायग्राम को अलग से थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया गया, यहाँ थोड़ा छोटा लग रहा था, तो सड़क के टर्निंग पर, रोड के टर्निंग पर फिगर जो हमने बनाया और थोड़ा छोटा था तो अलग से भी बना दिया। अब डिवाइड कर दिया जाए एंगल के लिए, तो डिवाइडिंग 2/1 फ्रॉम 2/1 डिवाइडिंग 2/1 इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड किया गया, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा
इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई mg। m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, दैट इज v स्क्वायर बाई rg sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा v स्क्वायर बाई rg v स्क्वायर अपॉन rg। स्पीड दिया है कार का टर्निंग पर, कर्व रूट के टर्निंग पर दिया है, टर्निंग का रेडियस भी दिया है, कर्व रूट का रेडियस भी दिया है जहाँ टर्निंग हो रही है। 10 मीटर है, स्पीड है मोटर कार का 36 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दिया है कितना, ये है 36 किलोमीटर पर आवर है, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 18 से कैंसिल हो गया 36 टू टाइम्स दैट इज 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर है टर्निंग का रेडियस, तो v का वैल्यू पुट कर दिया जाए 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर कार का टर्निंग पर रेडियस स्पीड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज 10 स्क्वायर अपॉन r भी कितना है, r भी रेडियस भी 10 मीटर ही है टर्निंग का, कर्व रूट का रेडियस, g का वैल्यू भी 10 ले लिया जाए, तो जी का वैल्यू प्रॉब्लम में भी लेना है, टेक प्रॉब्लम में दिया है, टेक जी इक्वल टू स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 into 10 दैट इज 100, 100 बाई 100 दैट इज 1 हो गया, 100 अपॉन 100 दैट इज 1, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई r जी इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू रेडियस भी 10 है, g भी 10 है, 10 बाई 10 100, तो 100 10 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर नीचे भी हो गया तो 1 हो गया, 100 बाई 100 1 दैट इज tan थीटा 1 मींस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर angle of the angle which the angle which the string of the simple pendulum makes with vertical during the turning of the car is 45 degree from the vertical theta tan theta 1 that is theta equal to 45 degree। इस प्रकार प्रॉब्लम 13 का भी सॉल्यूशन कर लिया गया। अब इसके बाद प्रॉब्लम 14 जो कि प्रॉब्लम 13 से रिलेटेड है, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम 14 को जानना होगा कि प्रॉब्लम 14 क्या है, प्रॉब्लम 14 का डाटा क्या है। तो प्रॉब्लम 14 इज प्रॉब्लम 14 इसमें भी सिंपल पेंडुलम है, लेकिन यह 13 से रिलेटेड नहीं है, प्रॉब्लम 15 14 से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम 14 है द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज मास 100 ग्राम एंड a speed of 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string at this instant. सिंपल पेंडुलम यहाँ पर भी एक सरल दोलक है, और the bob of a simple pendulum of length 1 meter has mass 100 ग्राम। सिंपल पेंडुलम का के बॉब का मास कितना दिया है 100 ग्राम है, मतलब m मास ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 100 ग्राम एंड इट इज 100 बाई 100 अपॉन 1000 kg, kg में कन्वर्ट कर लिया जाए दैट इज 2 जीरो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, 1 बाई 10 kg दैट इज 0.1 kg। तो सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम 13 में भी सिंपल पेंडुलम था, लेकिन वह सिंपल पेंडुलम कार के सीलिंग में अटैच था, सस्पेंडेड था, लेकिन यहाँ पर कार नहीं है। एक सिंपल पेंडुलम जो किसी सपोर्ट से सस्पेंडेड है, उसका मास कितना है, उसके बॉब का मास 100 ग्राम है, एंड सिंपल पेंडुलम का लेंथ है 1 मीटर, लेंथ L, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ हो गया सिंपल पेंडुलम का, उसके बॉब का मास कितना हो गया 100 ग्राम दैट इज 0.1 kg एंड द स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड। लोएस्ट पोजीशन सिंपल पेंडुलम का डायग्राम भी एक बनाया जा सकता है। लोएस्ट पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम का स्पीड दिया है, भी दिया है, सिंपल पेंडुलम का स्पीड इसके लोएस्ट पोजीशन पर दिया गया है, वह स्पीड कितना है 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड v इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम से इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लोएस्ट पोजीशन पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे उसे भी देखा जा सकता है। सपोज किया जाए कि सिंपल पेंडुलम को किसी सपोर्ट से
स्ट्रिंग के हेल्प से लटकाया गया है एंड सिंपल पेंडुलम मोशन में है, लेकिन लोएस्ट पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम कर पाथ पर मोशन करता है। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन थ्योरेटिकली 10 डिग्री के अंदर होता है, ऐसे थ्योरेटिकली 10 डिग्री के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज किया जाता है सिंपल पेंडुलम का, लेकिन इसका मोशन दोनों स्ट्रिंग्स तक हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट स्ट्रिंग पर एंड राइट स्ट्रिंग, यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर जो स्पीड है वह दिया गया है, कितना, लोएस्ट पोजीशन पर स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकेंड। टू स्ट्रिंग्स के बीच में सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है, पाथ हो जाता है थोड़ा, लोएस्ट पोजीशन पर स्पीड दिया हुआ 1.4 मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ इसका दिया हुआ है L = 1 मीटर। इसका वेट काम करेगा, लोएस्ट पोजीशन पर वेट की काम करेगा डाउनवर्ड mg एंड टेंशन काम करेगा स्ट्रिंग में, टेंशन अपवर्ड काम करेगा, क्योंकि इसका मोशन कर पाथ पर हो रहा है टू स्ट्रिंग्स के बीच में। यह पोजीशन लोएस्ट पोजीशन A है, बगल का पोजीशन B है राइट स्ट्रिंग का, लेफ्ट स्ट्रिंग का पोजीशन C है। तो इस सिचुएशन में टेंशन अपवर्ड काम कर रहा है सपोर्ट की तरफ एंड वेट डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इसमें T - mg होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, T > mg इस सिचुएशन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, T - mg, और वह प्रोवाइड करेगा कर्व पाथ पर घूमने के लिए, मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सिंपल पेंडुलम के बॉब को सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/L। So at the lowest position of the bob of the simple pendulum के बॉब का लोएस्ट पोजीशन के केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस T - mg एंड इट इज इक्वल टू mv²/L। So at the lowest position, say A, of the bob of the simple pendulum, we have tension upward, string में tension upward, weight downward, resultant force T - mg, and it will provide centripetal force mv²/L for the motion of the bob on the curve path. So we have resultant force T - mg equals to mv², स्पीड भी दिया है लोएस्ट पॉइंट पर 1.4 मीटर पर सेकेंड, mv² upon L is the length of the string of the simple pendulum. That is effective length, it is also called effective length. Therefore tension in the string T = mg plus mv² upon L. M is given, mass of the bob is given, so M common हो जाएगा, M it is m small g plus v² upon L। M common हो जाएगा, दोनों टर्म में है। T बराबर टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया कितने के बराबर, mg लोएस्ट पोजीशन पर mg plus mv²/L, टेंशन इन द स्ट्रिंग। m कॉमन कर लिया गया, m ब्रैकेट से बाहर स्मॉल g प्लस v²/L। m का वैल्यू मास ऑफ द बॉब दिया है 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट g का वैल्यू यहाँ 9.8। प्रॉब्लम में नहीं दिया है g का वैल्यू, तो जब प्रॉब्लम में g का वैल्यू मेंशन नहीं हो तो स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना चाहिए। प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स में इस वीडियो के प्रॉब्लम 13 एंड 12 में जो स्मॉल g का वैल्यू दिया गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने यूज भी किया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस प्रॉब्लम में g का वैल्यू नहीं है तो 9.8 यूज किया जाएगा, प्लस v स्पीड है 1.4 का स्क्वायर हो गया अपॉन लोएस्ट पोजीशन पर स्पीड है बॉब का 1.4 मीटर पर सेकेंड, 1.4 स्क्वायर अपॉन L, लेंथ ऑफ द बॉब इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज
लेंथ ऑफ द सिंपल प्रिज्म इज 1 मीटर, सो इट इज 1, n की जगह 1 पुट कर दिया गया डिनोमिनेटर में। प्लस सिंपल कैलकुलेशन है, बराबर है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 प्लस 1.4 इंटू 1.4 दैट इज 1.96, 14 इंटू 14 दैट इज 196। 14 में 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, 14 में 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 196, 1.4 इंटू 1.4 है 1.96, तो 9.8 प्लस अंडर ब्रैकेट 9.8 प्लस 1.96। अब 1.96 में 9.8 ऐड कर दिया गया और उसके बाद 0.1 तो कॉमन है, मास ऑफ द बॉम्ब ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन यहाँ पर 9.8 में ऐड करना है 1.96, तो 6 9 प्लस 8 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 8 17, रिमाइंडर 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 रिमाइंडर का ऐड कर देंगे 11.76, तो 0.1 इट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 11.76। टेंशन है, टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। therefore टेंशन मालूम होना, टेंशन हम लोग मालूम कर रहे हैं, therefore टेंशन T इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग T इक्वल टू कितना आ गया, T इक्वल टू therefore टेंशन T इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट 9.8 प्लस 1.96, 1.4 स्क्वायर इज 1.96 डिवाइडेड बाई 1 है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि सर्कुलर पार्ट का रेडियस भी होता है। अगर पूरा कर्व पार्ट पर रोटेशन हो तो पूरा सर्कुलर पार्ट पर रोटेशन हो तो उसका तो वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दिया गया। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 प्लस 1.96 इज 11.76। 11.76 में 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1176 कितना हो जाएगा, 1.1 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 11.76 तो कितना हो जाएगा 1.176। राउंड ऑफ करके उसे हम 1.2 न्यूटन से पूछ कर सकते हैं, आंसर में दिया है 1.2 न्यूटन। देयरफॉर रिजल्ट कितना आ गया, टेंशन इक्वल टू 1.1176, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 11.76 एज 9.8 प्लस 1.96, 11.76, 0.1 मास था बॉम्ब का, बाहर का ब्रैकेट के, 0.1 इंटू 11.76 इक्वल टू 1.176, इट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 11.76 इक्वल टू 0.1 मीन्स 1 by 10, that is 11.76 by 10, that is 1.176, 1.176 Newton, nearly equal to, now after rounding off it is 1.176, that is it is close to 0.2, so it is 1.2 Newton approx आंसर, जो कि इस बुक के आंसर भी 1.2 न्यूटन भी राउंड ऑफ करके दिया है। तो टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग हो गया कितना, T इक्वल टू 1.176 न्यूटन, दैट इज 1.2 न्यूटन। इन लास्ट वी विल सॉल्व प्रॉब्लम 15 of chapter 7 which is related to this problem, means problem 15 is related to problem 14, इसे आप लोग नोट कर लें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम 14 का। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की ओर, लास्ट प्रॉब्लम 15 चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन, बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 रिटन बाय डॉक्टर प्रॉब्लम नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम। इसके बाद के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम 15 को जानना होगा, पार्टी प्रॉब्लम 15 का क्या डाटा है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम 15 इज सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम 14। मैंने बोला
प्रॉब्लम 15 प्रॉब्लम 14 से रिलेटेड है. तो सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज a speed of 1.4 meter per second when the a string makes an angle of 0.20 radian with the vertical. Find the tension at this instant. You can use approximation. Cos theta is equal to 1 minus theta square by 2 and sin theta is equal to theta for small theta. प्रॉब्लम 15 प्रॉब्लम 14 से रिलेटेड है. एंड प्रीवियस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम 14 में लोएस्ट पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम का बॉब का स्पीड कितना था 1.4 मीटर पर सेकेंड. अब उतना ही स्पीड 0.20 रेडियन पर है वर्टिकल से. मतलब जब स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है लोएस्ट पोजीशन से रोटेट होकर के सपोज राइट डायरेक्शन में चला जाता है, 0. वर्टिकल से 0.2 डिग्री रेडियन से रोटेट कर दिया जाता है, जो उसका मोशन कर्व पाथ पर हो रहा है. तो वहां पर भी स्पीड कितना है 1.4 मीटर पर सेकेंड है, जो कि लोएस्ट पोजीशन में पहुंचता है. तो उस सिचुएशन में जब सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से 0.20 रेडियन एंगल से वर्टिकल से डिफ्लेक्ट हो गया है, तो जहाँ पर की स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड ही है, तो उस इंस्टेंट पर, उस समय, उस क्षण, उस पोजीशन पर जहाँ स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड है एंड वर्टिकल से डिफ्लेक्शन सिंपल पेंडुलम के स्ट्रिंग का 0.20 रेडियन है, दैट इज 0.2 रेडियन. तो उस इंस्टेंट, उस पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो मालूम करना है. यहाँ तो लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन मालूम किया गया. अब लोएस्ट पोजीशन के बदले 0.20 डिग्री से सिंपल पेंडुलम को डिफ्लेक्ट कराया गया है. उस पोजीशन पर स्पीड को दिया है, लेकिन टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में वह मालूम करना है. इस प्रॉब्लम के लिए 15 के का सॉल्यूशन के लिए अगेन एक डायग्राम स्केच किया जाए. यह प्रॉब्लम 15 प्रॉब्लम 14 से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है सिंपल पेंडुलम लोएस्ट पोजीशन जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन था, तो वहाँ से पहले का जो पोजीशन था वर्टिकल पोजीशन में मान लिया कि सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड था, तो लोएस्ट पोजीशन पर उसका स्पीड दिया गया था. अब सिंपल पेंडुलम पहले यहाँ पर था लोएस्ट पोजीशन में, लेकिन अब यहाँ से 0.20 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है, रेडियन 0.20 रेडियन ऐसा इमेज दिया हुआ है, से रोटेट कर दिया गया, इसलिए डिफ्लेक्टेड हो गया है. वर्टिकल से 0.20 को 0.2 लिख सकते हैं रेडियन के. बॉब पहले था यहाँ लोएस्ट पोजीशन पर, अब बॉब सपोज किया जाए 0.2 कर्व पाथ पर ही मोशन होगा सिंपल पेंडुलम का बॉब का. तो यहाँ पर अब ये ए पोजीशन से अब बी पोजीशन पर शिफ्ट हो गया एंड स्ट्रिंग का सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग जिसका लेंथ कितना है, लेंथ 1 मीटर ही है, या रिफ्लेक्ट होगा वर्टिकल पोजीशन से 0.2 डिग्री रेडियन से. बी पोजीशन पर वेट काम करेगा बॉब का, सिंपल पेंडुलम के बॉब का, W=mg डाउनवर्ड. एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग वो किधर काम करेगा, सपोर्ट की तरफ. वो सपोर्ट है, ये फिक्स पॉइंट है, वो सपोर्ट का फिक्स पॉइंट जहाँ से सिंपल पेंडुलम को लगाया गया है, तो सपोर्ट की तरह काम करेगा. सपोर्ट के टुवर्ड्स काम करेगा टेंशन टी. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी. अब टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर फिर से एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर फिर थीटा हो जाएगा 0.2 डिग्री. ये लाइन पेपर के ये पैरेलल हो गया वेट के अगेंस्ट में. वेट के अगेंस्ट में मतलब वेट से होते, वेट डाउनवर्ड है, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो वर्टिकल लाइन है वेट के लाइन ऑफ एक्शन से होते हुए, वह इस लाइन जो ओरिजिनल जो लाइन था, ओरिजिनल जो सिंपल पेंडुलम का जो पोजीशन था लोएस्ट पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन में, उसके पैरेलल है. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा, टी टेंशन है और यहाँ पर वेट डाउनवर्ड है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर वेट का कंपोनेंट ले लिया जाए. वेट का कंपोनेंट कितना होगा, वेट का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा.
एम जी कॉस थीटा, वेट का कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा है यहाँ पर वर्टिकल से वर्टिकल डायरेक्शन से सिंपल पेंडुलम और रिफ्लेक्ट हो गया है, कितना एंगल से रोटेट कर दिया गया है 0.2 रेडियन से। तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा ज्योमेट्री से, यहाँ पर भी एंगल हो जाएगा 0, ये उतना ही हो जाएगा 0.2। ये एंगल थीटा है 0.2, थीटा ही सपोज करें, बाद में थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। ज्योमेट्री से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा है, यहाँ पर सपोर्ट जो सपोर्ट है, सपोर्ट का पॉइंट वो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सिंपल पेंडुलम के स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग जो है कहाँ चलाया, पहले तो वर्टिकल पोजीशन में था, लोएस्ट पोजीशन में प्रॉब्लम 15-14 के केस में, वहाँ पर स्पीड दिया था 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड यहाँ दिया, अब यहाँ पर बी पोजीशन पर इसका स्पीड दिया हुआ है कितना 1.4 मीटर पर सेकेंड। जितना स्पीड लोएस्ट पोजीशन पर था प्रीवियस प्रॉब्लम में 14 में, उतना ही 15 में भी है। लेकिन अब इस पोजीशन में 0.2 डिग्री 0.2 रेडियन से जब सिंपल पेंडुलम का बॉब मोशन करते हुए लोएस्ट पोजीशन से बी पोजीशन पर हो गया है कर्व पाथ पर, तो वहाँ स्पीड दिया है 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेट को रिजॉल्व कर दिया जाए, यहाँ टेंशन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वेट को रिजॉल्व कर दिया जाए। तो वेट का कंपोनेंट हो जाएगा इधर टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट जो कि सिंपल पेंडुलम के बॉब को इक्विलिब्रियम पोजीशन में और इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन मतलब लोएस्ट पोजीशन ए में लाने का प्रयास करेगा, और कितना होगा mg sin थीटा। लेकिन टेंशन के अगेंस्ट में जो फोर्स होगा वो mg cos थीटा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बी पर एट पॉइंट बी, जहाँ पर कि थीटा कितना है, गिवन थीटा इक्वल टू 0.20 रेडियन, दैट इज 0.2 रेडियन। जब पोजीशन बी पर है, सपोज किया जाए डायग्राम में, एट पोजीशन बी ऑफ द कर्व पाथ, पोजीशन बी ऑफ द कर्व पाथ, जिस पर सिंपल पेंडुलम के बॉब का मोशन हो रहा है, स्पीड दिया हुआ है पोजीशन बी पर कितना, उतना ही जितना कि प्रीवियस प्रॉब्लम में लोएस्ट पोजीशन ए पर। लोएस्ट पोजीशन कहाँ था, ओरिजिनल पोजीशन ये बॉब का ओरिजिनल पोजीशन सिंपल पेंडुलम का है, जो लोएस्ट पोजीशन है ओरिजिनल पोजीशन। यह जो वर्टिकल लाइन है ओरिजिनल पोजीशन का, इससे बी पोजीशन पर जब बॉब पहुंच गया तो 0.2 रेडियन का डिफ्लेक्शन हो गया। तो उस सिचुएशन में अब न्यू पोजीशन बी में जो फोर्सेस सेट कर रहा है बी पर, वेट सिंपल पेंडुलम का डाउनवर्ड W=mg एंड वेट का कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, यहाँ पर जितना डिफ्लेक्शन 0.2, ये अभी 0.2 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा। वेट का कंपोनेंट जो टेंशन के अपोजिट स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, सपोर्ट 6.4 है, सपोर्ट का 6.4 है, उसके टुवर्ड्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। जबकि दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो mg sin थीटा होगा, जो ओरिजिनल जो पोजीशन है बॉब का लोएस्ट पोजीशन, उसकी ओर बॉब को लाने का प्रयास करेगा। तो ओरिजिनल पोजीशन है, तो ओरिजिनल पोजीशन से जब 0.2 डिग्री से 0.2 रेडियन से रिफ्लेक्ट हो गया तो मूव कराया गया तो बॉब को, तो वेलोसिटी वहाँ 1.4 मीटर और सेकेंड ही है। एंड इस पोजीशन पर एट पॉइंट बी जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, एट पॉइंट बी जो न्यू पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो बॉब का न्यू पोजीशन है 0.2 रेडियन पर, तो वहाँ पर टेंशन जो फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा वह T माइनस mg। वेट जो है टेंशन के द्वारा बैलेंस नहीं हो पाएगा, टेंशन है मतलब टेंशन है, वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है अपोजिट जरूर है लेकिन जस्ट अपोजिट नहीं है, इसलिए वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा। टेंशन अपवर्ड है मतलब सपोर्ट की तरफ mg cos थीटा, जस्ट उसके अपोजिट, तो रिजल्टेंट फोर्स T माइनस mg cos थीटा एंड T ग्रेटर होगा जब कर्व पाथ पर मोशन बनाए रखना है सिंपल पेंडुलम के बॉब का। अगर mg cos थीटा अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉब स्ट्रिंग से डिटैच होकर बाहर थ्रो हो जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। इसे कर्व पाथ पर मोशन बनाए रखने के लिए टेंशन का वैल्यू mg cos थीटा से अधिक होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स T माइनस mg cos थीटा एंड यह प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन ए कर्व पाथ, दैट इज ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कंप्लीटली तो सर्कुलर नहीं हो पाएगा लेकिन जितना दूर तक मोशन होगा टू एक्सटेंट के बीच में उसे कर्व पाथ सर्कुलर का ही आर्क माना जा सकता है। तो T माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। रिजल्टेंट फोर्स टेंशन एंड mg cos थीटा का प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बॉब को सर्कुलर पाथ पर मतलब कर्व पाथ पर मोशन करने के लिए। देयरफॉर टेंशन मालूम करना है पॉइंट बी पर, तो जो भी पोजीशन है बॉब का सिंपल पेंडुलम के बॉब का, इस देयरफॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग T बराबर mg cos थीटा प्लस
एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पर cos थीटा को अप्रोक्सीमेशन लेना है, प्रॉब्लम में दिया है अप्रोक्सीमेशन cos थीटा का 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, जब थीटा स्मॉल है तो, एंड sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन we can obtain the result, that is tension in the string at position B, that is new position, where the speed of the bob of the simple pendulum is 1.2 मीटर पर। अब लोएस्ट पोजीशन पर नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन में पहले था प्रीवियस प्रॉब्लम 14 में स्पीड था 1.4 मीटर पर सेकंड। अब जब सिंपल पेंडुलम कास्टिंग वर्टिकल से 0.2 रेडियन से रोटेट हो गया है से राइट डायरेक्शन में, तो न्यू पोजीशन में बॉब बी है, बी पर पहुंच गया न्यू पोजीशन में कर पार के, तो वहाँ स्पीड है 1.3 बराबर 1.2 मीटर पर सेकंड। तो इज इक्वल टू एम टी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एम का वैल्यू कितना है 0.1, जी का वैल्यू प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे, एंड कॉस थीटा की जगह पर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाए, एंड प्लस एम कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन अब नहीं दिया तो वैल्यू इसका रखते हैं 0.1, एंड भी का वैल्यू 1.4 स्क्वायर है, बी स्क्वायर है सेकेंड टर्म में, तो बी स्क्वायर हो गया। यहाँ आर की जगह लेंथ ऑफ द आर की जगह एल यूज किया जाए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर है, आर की जगह एल यूज किया जाए। तो सेकंड टर्म में एम वी स्क्वायर बाई एल है, एल का वैल्यू 0.1 केजी हो गया, ग्राम में है, हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो एंड बी का वैल्यू 1.4 है, बी पोजीशन पर, इस सेट पर, 0.2 के रेडियन का रोटेशन है न्यू पोजीशन में बी पर, तो 1.4 स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू, एल का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 0.1 इंटू 9.8, दैट इज 0.98, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, दैट इज 9.8 अपॉन 10, दैट इज 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, स्मॉल वैल्यू थीटा के लिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। प्रॉब्लम में कहा गया है 1 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 0.20, दैट इज 0.2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 स्क्वायर, 1.4 स्क्वायर इज 1.96, 0.1 इंटू 1.96, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 है, इसका वैल्यू 1 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस वैल्यू से, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.96। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में T इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग और कैपिटल T इक्वल्स टू 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर इज 0.04, 0.2 इंटू 0.2, तो 0.04 बाई 2, 1 माइनस 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, दैट इज 0.04 अपॉन 2, 0.042 से कैंसिल हो करके 0.02 प्लस 0.1 इंटू 1.96, दैट इज 0.1 इंटू 1 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.96, तो 1.96 बाई 10 दैट इज 0.196, तो प्लस 0.196 इक्वल्स टू, और T इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग 0.98 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 0.02, एक में से घटा दिया जाए 0.02 को 1 में से माइनस कर दिया जाए, तो 1.00 लिखेंगे, 0.02 लिखेंगे, 10 में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 0 गया 9, एंड 0 माइनस 0 दैट इज 0, 0.1 में से 0.02 को माइनस करेंगे तो ऐसे भी 0. कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.02 इक्वल टू 0.98 डायरेक्ट लिख दिया जाए, तो 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.02, 0.98 अगेन प्लस 0.196। अब 0.98 में 0.98 से मल्टीप्लाई करना है, अब उसको ऐड करना होगा 0.196 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग एट न्यू पोजीशन बी ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब 98
0.98 में 0.98 से मल्टीप्लाई करना है, और 8 में 9.8 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लेस पर डिसमल प्लेस कर दिया जाएगा। तो 8 इंटू 8 64, रिमाइंडर 6, 9 इंटू 8 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 78, 9 इंटू 8 72, रिमाइंडर 7, 9 इंटू 9 81 प्लस 7, 81 प्लस 7 88, that is 4, 8 plus 2 10, remainder 1, 8 plus 2 10 0, remainder 1, 8 plus 7 15 plus 1 16, remainder 1, 16 का 6 हो गया, remainder 1, 8 plus 1, remainder 8 है, plus remainder 1 9, 9604, so and 98 into 98 हो गया, and 0.98 into 0.98 है, तो 4 प्लस पर डिसमल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9604 प्लस 0.196, और इसमें ऐड कर दिया जाए 0.9604 में 0.196, तो कितना हो जाएगा 4 6 9 plus 6 15, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 1, 9 plus 1 10 plus 1 11, 1, remainder 1, and 0 plus 0 0 plus 1, that is 1.1564, 1.1564, that is this is the answer 1.1564 is equal to tension in the string का वैल्यू आ गया at new position B of the curve path of the bob of simple pendulum, tension in the string 1.1564, and tension can be force है, यूनिट क्या होता है न्यूटन, so it is 1.1564, and राउंड ऑफ कर दिया जाए 1.16 लिखा जा सकता है डिसमल के 2 प्लेस पर, that is 1.16 न्यूटन आंसर। Tension in the string at position B, new position when simple pendulum, the string of the simple pendulum makes angle 0.2 radian from the vertical, that is simple pendulum, bob of the simple pendulum moves towards right at position new position B from the original position and lower position of the simple pendulum A. So B position for tension in the string 1.16 Newton. After rounding off, एग्जैक्ट वैल्यू तो आया T इक्वल टू 1.1564 न्यूटन, लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया T, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पोजीशन B ऑफ द bob of the simple pendulum 1.16 Newton after rounding off. Now this video is completed. इस वीडियो में इतना ही, जिसमें प्रॉब्लम 11 से, इस वीडियो में प्रॉब्लम 11 से प्रॉब्लम 15 तक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस किया गया। बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा, चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का कंप्लीट सॉल्यूशंस किया गया। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, वाचिंग माय वीडियोज एंड फिजिक्स लाइव क्लासेस ऑल्सो।